नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो आपके एलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी या हरियाणा ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यानी ऐसा कंसेप्ट, ऐसा कंटेंट दिया जाएगा आपको कि आप को याद होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मामला सेट होना शुरू हो जाएगा भी किस तरीके से आप पढ़ते हो और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक एक चीज़ को समझाया जाएगा, चैप्टर वाइज थ्योरी आपको करवाई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। बायोलॉजी साइंस इंपॉर्टेंट है, जो साइंस कर गया वो मतलब बेड़ा पार उतर गया उसका। साइंस मैथ रीजनिंग तीन ही तो सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा टन टनाटन करके, बिल्कुल तारा रारा। ठीक है, यानी आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। बोले जी अच्छा, आज तो फिर मजे ही आ जाएंगे। ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम मिला देंगे जी, इसका तो हम सिस्टम मिला देंगे। तो लो जी, आ जाइए, जुड़ जाइए, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। यानी पाचन तंत्र। ठीक है, ठीक है। तो यानी हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो लेके आने वाले हैं, ये चलेगी। पाचन तंत्र का मतलब क्या है और ये होता क्या है। हमारे शरीर में अनेक तंत्र होते हैं, ठीक है ना। कई तंत्र है जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। तंत्रों के अंदर अंग होते हैं, ठीक है ना। तो पाचन जो क्रिया करेंगे, यानी पाचन क्रिया में सहायता जो अंग करेंगे, उन अंगों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा तंत्र जिसको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, जो पाचन क्रिया में किसी न किसी प्रकार की काम करेंगे या कार्य करेंगे या सहायता करेंगे, ठीक है ना। तो एक शब्द आता है जी, पाचन। शब्द क्या आता है कि डाइजेशन क्या होता है जी। डाइजेशन को फुल समझना है तो रुके रहिए। पाचन क्या होता है जी, ठीक है। यानी जो हमने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स फूड लिया। बोलो जी, हमने खाना खाया। बोलो जी, खाना खाया। खाना खाया, चाहे आपने बर्गर पिज्जा कुछ भी खाया, तो उसके अंदर प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल वगैरह थे, लेकिन वो सीधे के सीधे तो हमारे शरीर में अवशोषित होने योग्य नहीं है, यानी वो कॉम्प्लेक्स रूप में। तो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदलना, यानी जटिल जो होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना ही पाचन कहलाता है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पाचन कहलाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद वो क्या होगा, यानी उस पर डाइजेशन हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब उसका अवशोषण होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण होकर वो कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास। और लीवर के द्वारा उसको ब्लड में मिला दिया जाएगा, और ब्लड के द्वारा वो कहाँ तक भेजा जाएगा, प्रत्येक सेल के पास। तो ये होती है पाचन क्रिया। यानी विभिन्न प्रकार के हमने भोजन लिया, यानी हमने क्या लिया, जटिल भोजन लिया जी। क्या लिया, जटिल भोजन लिया। चाहे आपने कुछ भी खाया, रोटी खाई, चपाती खाई, खीरा खाया ना, उसको साधारण में बदलना क्या कहलाता है, साधारण एक रूप में बदलना पाचन कहलाता है, ताकि उसका क्या हो सके, अवशोषण हो सके। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये चीजें याद रह जाती है, ताकि उसका क्या हो सके, अवशोषण हो सके। ठीक है। और अवशोषण होकर वो कहाँ चला जाता है, छोटी आंत से लीवर के पास, और लीवर कहाँ भेज देता है, रक्त के पास। और रक्त के पास जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, कोशिका में, जिससे कोशिका की ग्रोथ होती है और उसका रिपेयर होता है। यानी कोई टूट फूट हुई है तो रिपेयरेशन या डिवीजन होता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वो किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है उसके माध्यम से होता है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने सुना होगा वसा, जैसे आपने सुना होगा विटामिन्स, जैसे आपने सुना होगा मिनरल, खनिज लवण, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, यानी भोजन को तोड़ना और तोड़कर उस फॉर्म में बदलना जो हमारे शरीर में अवशोषित हो सके और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जा सके। तो उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो समझ लो एक बार। यानी पाचन एक प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, मेटाबॉलिक, जिसके अंदर दो प्रोसेस आती है। एक तो आती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैटाबॉलिज्म।
और एक होता है एनाबोलिज्म। ठीक है, अपचय उपचय। ठीक है ना, तो अपचय उपचय। ठीक है, केट से याद करो, कट करना यानी काटना, यानी ये क्या होती है, ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है, भोजन को क्या करेगी, ब्रेक डाउन। ठीक है ना, और ये क्या करेगी, बिल्डअप करने की प्रोसेस है, यानी बनाने की प्रोसेस है, बिल्डअप। ठीक है, एक एग्जांपल दूं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में टूट जाता है, आपका ग्लूकोज में, क्या हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल दूं, जैसे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड है, उससे मिलकर क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, उससे मिलकर क्या बन जाता है, तो प्रोटीन। तो इस प्रकार की एक प्रोसेस होती है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, टूटना जुड़ना दोनों काम हो रहे होते हैं। टूटना यानी कैटाबॉलिज्म और जुड़ना यानी एनाबॉलिज्म। अगर मोटा कोई जटिल रूप है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप है, उसको तोड़कर ग्लूकोज में बदल देना कैटाबॉलिज्म है। और हमारे शरीर में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो सेल के अंदर अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, आपने देखा भी होगा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो वो किस प्रकार के प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। ठीक है, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है ना, और वो भी पाचन तंत्र में। तो ये बात हो गई, बोलो जी क्लियर हो गई ये बात, तो ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड की जब हम बात करते हैं, जटिल भोजन की जब हम बात करते हैं, आपने गुड़ खाया, चीनी खाई, ठीक है, तो गुड़ के अंदर या कोई भोजन के अंदर आपको क्या मिला होगा, बोले जी हमें कार्बोहाइड्रेट मिला होगा। क्या मिला होगा, कार्बोहाइड्रेट मिला होगा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, बोलो जी कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमें तो प्रोटीन भी, आपने तो पनीर खा लिया, बोलो जी हमने तो प्रोटीन मिला होगा। बोलो जी प्रोटीन भी नहीं, हमने तो ऐसी चीज खाई, घी खाया, तो आपको वसा मिली होगी। ठीक है ना, बोलो जी हमने हरी सब्जियां ज्यादा ले लिया उस तो विटामिन मिले होंगे। क्या मिले होंगे, विटामिन मिले होंगे। ठीक है ना, और उसके अंदर आपको क्या मिला होगा, खनिज लवण भी मिले होंगे। अब ये सीधे के सीधे आपके शरीर में ब्लड में नहीं मिलाए जा सकते, तो इनका क्या होगा, पाचन होगा, इनका क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है ना, इनका क्या होगा, पाचन होगा। इनका सभी का क्या होगा, डाइजेशन होगा। इनका क्या होगा, बोलो जी डाइजेशन होगा। एक एक चीज को समझना है और दिमाग में बैठाना है, तो इसी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर धक्के खा के फिर दोबारा पढ़ लेना, पछताओगे। ठीक है, तो इनका पाचन हुआ, भोजन से इनको अलग किया गया, कार्बोहाइड्रेट को अलग किया गया, उस पे क्या है, डाइजेशन प्रोसेस चली, और पाचन करने के बाद ये बदल गया जी ग्लूकोज में। कहाँ बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। कहाँ बदल गया, ग्लूकोज में। यानी ये क्या है, इसकी जटिल भोजन को साधारण फॉर्म में बदलना, यानी साधारण रूप में बदलना, ताकि अवशोषण हो सके। यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। यानी प्रोटीन का पाचन होने के बाद वो किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वसा का पाचन होने के बाद वसा किस में बदलती है, क्वेश्चन है एक लाइन का, तो वसा बदलती है आपकी फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में बदल जाती है जी। ठीक है, विटामिन जो है भोजन से अलग करके विटामिन के रूप में ही रहते हैं, तो ये विटामिन के ही रूप में रहते हैं। ठीक है ना, और खनिज लवण के रूप में, यानी आयन के रूप में, खनिज लवण के रूप में आपके हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का आगे क्या होता है, अवशोषण होता है। इन्हीं का क्या होता है, अवशोषण होता है। और इनका अवशोषण होने के बाद यही कहाँ जाते हैं, लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर में न तो कार्बोहाइड्रेट जाता है, न क्या जाता है, ठीक है ना, और यही सेल के पास जाते हैं। यानी लीवर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता, वसा नहीं जाती, विटामिन ये सीधे चले जाते हैं, प्रोटीन नहीं जाता, इनको तोड़ा जाता है और अवशोषण किया जाता है, फिर लीवर के अंदर जाते हैं और लीवर इसको ब्लड में मिलाता है, जिसे एसिमिलेशन हम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। तो पाचन शब्द का अर्थ ये होता है। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो चाय पी सकते हो आप, ठंडी तो हो गई है। समझ में आ रही है बात, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेक्स में बदलना। हमारे शरीर में क्या होता है, हमने मुख से भोजन खाया, सुनो, सुनने की ज्यादा बातें होती है यहाँ पे। भोजन खाया, लार ने पाचन किया, गस ने ग्रास नली से होते होते अमाशय में गया, अमाशय में होते होते अमाशय में कुछ पाचन हुआ, छोटी आंत में गया,
छोटी आंत में फिर पाचन हुआ और अवशोषण हो गया, फिर बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं हुआ, रेक्टम में जाके इकट्ठा हो गया और एनस द्वारा इस भोजन को वेस्टिज जो है उनको बाहर निकालना, यानी मुख से लेकर वेस्टिज को बाहर निकालने तक की प्रोसेस जो आपकी नली में चलती है उसे भोजन नली कहा जाता है। ठीक है ना, डाइजेशन या पाचन नली कहा जाता है। एक एक चीज को कवर करेंगे, कहाँ पाचन हुआ, कहाँ ना हुआ, कहाँ पर कौन से एंजाइम आए, कौन सा एंजाइम ने क्या कार्य किया। सपोर्ट कर दिया करो भाई, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका प्यार बना रहे इसी तरीके से, कमेंट वगैरह किया करो यार, अच्छी क्लास है तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पाचन के बारे में, बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब देखो पाचन के अंदर हम देखें तो कुछ प्रोसेस होती है, बोलो जी हाँ। पहले सबसे पहले हम बोलते हैं इंजेक्शन, यानी इसको हम बोलते हैं अतः ग्रहण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अतः ग्रहण की प्रोसेस या क्या कहलाती है। ठीक है ना, इजेशन के बाद होता है डाइजेशन। इस प्रकार से प्रोसेस पूरी होती है, यानी पाचन। पाचन होने के बाद होता है हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, यानी अवशोषण। एक एक चीज को समझ लो, ये समझने के बाद आगे चीजें समझ में आती है, वो तो कंटेंट है याद करने वाला। अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी स्वागीकरण। और स्वागीकरण के बाद होता है इजेशन, यानी निष्कासन। इजेशन यानी निष्कासन। कहीं ना कहीं आपने चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं बैठा तो अब बैठेगा। ठीक है, यानी इजेशन क्या होता है, ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, सारी चीजें अब बताते हैं आपको। और इसके बाद ये चैप्टर का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आगे आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, इंजेक्शन। अब मैं इस बात को यहाँ पे ये लिख लिख के ही बता देता हूँ, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, मुक्त करने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, अतः ग्रहण कहलाती है। ठीक है ना, यानी भोजन को आपने ग्रहण किया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अतः ग्रहण। यानी आपने जैसे एक टुकड़ा लिया, खा लिया, पनीर का टुकड़ा लिया, खाया, यानी खाने तक, यानी यहाँ तक, मुंह तक लेके जाओगे, उस क्रिया को हम इंजेक्शन इंजेक्शन कहते हैं। पाचन यानी भोजन को एंजाइम द्वारा साधारण रूप में बदलना, साधारण रूप देना, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में बदलना, फैट का फैटी एसिड में बदलना, इस प्रकार की प्रोसेस पाचन कहलाती है। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा जो होती है आंत द्वारा, आंत द्वारा। ठीक है ना, ये जो है आपके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व को अवशोषित करना क्या कहलाती है, अवशोषित करना। अवशोषित करने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं, यानी आंत के द्वारा लीवर तक पहुंचाने की क्रिया। ठीक है ना, अब लीवर तक जब भोजन पहुंच गया मान लो, तो लीवर के द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक है ना, पोषक तत्वों को, पोषक तत्व को रक्त में मिलाना, रक्त में मिलाना, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, रक्त में मिलाने की प्रोसेस को हम स्वागीकरण कहते हैं, यानी एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, बचे भोजन को, यानी मल कह देते हो जिसको, मल को शरीर से बाहर निकालना,
बाहर निकालना। क्या कहलाता है? तो बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। समझ में आई बात? ग्रहण करना, पचाना, अवशोषित करना, लीवर के द्वारा ब्लड में मिलाना, और ब्लड मिलाने के बाद बचा हुआ जो पोषक तत्व अवशोषित हो गए लेकिन बचा हुआ भाग है उसको शरीर से बाहर निकालना तक की प्रक्रिया क्या है? पाचन क्रिया है। क्लियर हुई बात? बोलो जी, हो तो गई। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर करनी थी। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? ये मुख के द्वारा होता है। ये काम कहाँ से होता है? बोलो जी, मुख के द्वारा होता है, यानी मुख के द्वारा शरीर के अंदर ली जाती है। पाचन कहाँ होता है? तो आपका पाचन मुख में भी होता है जी। बोलो जी, अच्छा। ठीक है ना, मुख में। यानी ये काम किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है जी। ठीक है, अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो आंत के द्वारा होता है जी। ठीक है ना, आंत के द्वारा मुख्य रूप से। और कहाँ तक चला जाता है भोजन जी? लीवर के पास चला जाता है जी। लीवर ने क्या किया? लीवर ने किस में मिला दिया जी? बोलो जी, ब्लड में मिला दिया जी। और ब्लड ने कहाँ तक भेज दिया? सेल तक भेजने की प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाती है। यानी गुद्दा द्वारा, गुद्दा द्वारा, ठीक है ना, मल को बाहर कर दिया जाता है, मल को बाहर कर दिया जाता है जी। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होती है जी। नॉर्मल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी भाई। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, है ना। अरे एक बात तो मैंने देख ली है भाई, फ्री कंटेंट की वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, फ्री कंटेंट की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, फ्री में अच्छा पढ़ाया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। फ्री में पढ़ाना चाहिए बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास का कंटेंट। ठीक है ना, तब जाके व्यू आते हैं फुल। ठीक है, और तब लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, आप धड़ाधड़ करते हो, है ना। तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, एक कह देते हैं आप एलिमेंट्री क्लास, एलिमेंट्री केनाल, जिसका दूसरा नाम ये भी है फूड पाइप, फूड पाइप, या जिसको हम डाइजेशन कैनाल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम सीधा सीधा कहते हैं पाचन नली। क्या कहते हैं? पाचन नली। ठीक है, तो पाचन नली कहते हैं। क्लियर है? और ये पाचन नली जो होती है मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख से गुद्दा तक जाती है। तो हम पाचन नली कहाँ से शुरू हो रही है? मुख से लेकर गुद्दा तक की पूरी जहां पर पाचन क्रिया हो रही होती है, तो उन पूरी की पूरी, जैसे आपका अमाशय भी इस पाचन नली का भाग है, आपका ग्रसन नली, ग्रास नली, बकल केविटी, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारे के सारे किसके? पाचन नली के भाग है। ठीक है, तो मुख से शुरू होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? जिसकी लंबाई आपसे पूछ ले तो आप कहोगे 9 फीट, 9 फीट लगभग अरे 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर, 32 या 33 फीट के अप्रोक्सीमेट ये होती है। ठीक है ना, तो यानी मुख से लेकर गुद्दा तक जाने वाली नलिका जिसमें भोजन है, ठीक है ना, भोजन है, पाचन क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सारी चीजें एक एक आपको समझाई जाएगी, टेंशन मत लो आप। तो एलिमेंट्री कैनाल, और साथ में क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के तो मैंने बात बताई है। इस एलिमेंट्री कैनाल के भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है ना, दूसरा आपकी होती है ग्रंथियां। क्या होते हैं? ग्रंथियां, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, या एसेसरी ग्लैंड भी बोल देते हैं, या पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग कौन सा होता है? पाचन ग्रंथियां, यानी भोजन नलिका
और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ एक भाग जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी ग्रंथियां क्या क्या सहायता करती हैं। उससे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री जो कैनाल है जिसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल ट्रैक, यानी जीआई ट्रैक भी कहा जाता है। तो जीआई ट्रैक के भाग कौन से हैं पहले याद करो। कौन सा भाग है? मुख, मुंह, ठीक है ना। मुख बाह्य ओपनिंग है। उसके बाद मुख गुहा, मुख गुहा यानी बक्कल केविटी। बक्कल केविटी के बाद आपका फेरिक्स यानी गर्सनी। कौन सा भाग है? गर्सनी। गर्सनी से भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली। कहाँ जाएगा? ग्रास नली। और ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा? बोलो जी अमाशय। भोजन कहाँ पहुंच गया है? अमाशय में, ठीक है ना। स्टमच, अमाशय से पहुंचा कहाँ पर? छोटी आंत। अमाशय से भोजन कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत। कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद में भोजन पहुंचता है एनस यानी गुदा, बाहर हो जाता है। इससे मुख से प्रवेश किया, गुदा से बाहर हो गया, इनके अंदर क्या होगी? पाचन क्रिया चलेगी। मुख से जैसे ही ओपनिंग होती है तो इससे आपने चबाया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? बोलो जी माउथ। माउथ से भोजन क्या होता है? इंटर होता है जी। माउथ के बाद कहाँ जाता है? बक्कल केविटी में जाता है जी, ठीक है ना। बक्कल केविटी के बाद फेरिंक्स में जाता है जी। ठीक है ना, फेरिक्स में जाता है। फिर इसोफेगस के अंदर जाता है, फेगस के अंदर जाता है जी। इसोफेगस के बाद में ये जाता है जी अमाशय में। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर कहाँ जाता है जी? लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। और उसके बाद एनस, एनल या एनस, ठीक है। तो वहां से भोजन बाहर हो जाता है। तो ये किसके भाग हैं? आपसे पूछे ये किसके भाग है, तो भोजन यहाँ से होकर गुजरता है, ये किसके भाग हैं? तो आप कहोगे जी एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं, ठीक है। जो कितनी है? 9 मीटर लंबी होती है, 32 फीट है, ये होती है। तो भोजन में पाचन क्रिया जहाँ चलती है। दूसरा, पाचन ग्रंथियों की बात करें तो मुख के अंदर एक ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथि यानी सिलेवरी ग्लैंड। क्या होती है? सिलेवरी ग्लैंड। तो ये मुख में पाई जाती है, ठीक है। मुख के आगे अमाशय के अंदर ग्रंथियां होती है जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां, ठीक है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आपकी सहायता करती है लीवर यानी यकृत ग्रंथि, यकृत यानी लीवर, ठीक है। लीवर के बाद आपकी एक होता है गैल ब्लेडर यानी पित्ताशय। भोजन इनके अंदर नहीं जाता है, गेल ब्लेडर, ठीक है। पित्ताशय के बाद आपका भोजन चला जाता है उसके अंदर। पित्ताशय के बाद आपकी सहायता करता है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज के बाद आपकी सहायता करता है इंटेस्टिनल ग्लैंड यानी आंतर, आंत ग्रंथियां, यानी इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये आपकी सहायक ग्रंथियां हैं। कहीं पे आपसे पूछा जाए भी जो मुख गुहा है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो वो किस किस से मिलकर बनी होती है? तो मुख से, बक्कल कैविटी से, फेरिक्स से, एसोफेगस से, स्टोमच, स्मॉल, लार्ज, एनस से। जठर लाल ग्रंथियां जो होती है वो किस प्रकार से बनी होती है? यकृत, पित्ताशय, गैल ब्लेडर, अग्नाशय, अनांत ग्रंथि से मिलकर ये जो ग्रंथियां होती है ये क्या देती है? तो ये ग्रंथियां क्या करती है? एंजाइम का स्त्रावण करती है। कुछ क्या रहती है? रस का स्त्रावण करती है, रस का स्त्रावण करती है, ठीक है ना। अगर रस का स्त्रावण ये करती है तो रस के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम है पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम ही क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का पाचन करने का काम करते हैं,
ठीक है। तो भोजन का पाचन एंजाइम करते हैं, ना कि ये तो नाल है एक प्रकार की, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। इनके साथ में कुछ ग्रंथियां जुड़ी होती है, जो ग्रंथियां ही क्या करती है, पाचन क्रिया को संपन्न कराती है, जिसके द्वारा रस का स्त्रावण होता है, जूस निकलता है उससे, और वो क्या करते हैं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम ही जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलने का काम करते हैं। क्लियर हो गई बातें? ठीक। देखो, बोल लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, आपको मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये बन गया आपका एक छोटा सा डायग्राम। ना 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 जी, ना 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 ना। यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये हो गया। इनका नामांकन कर दें आप, तो ये हो गई नेजल केविटी, यानी नेजल केविटी को हम बोलते हैं नासिका। क्या बोलते हैं? नाक वाला हिस्सा नासिका। ठीक है। इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ वाले भाग को ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्लियर हुआ? ये भाग कहलाता है आपका अमाशय। क्या कहलाता है? अमाशय। ठीक है। और ये भाग कहलाता है आपका छोटी आंत। क्या कहलाता है? छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है। और ये भाग कहलाता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टम, यानी मलाशय। मलाशय। ठीक है। ये होती है एनस, यानी गुदा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। और यहाँ पर एक होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा या इधर फैला देते हैं, इसका स्वराज्य स्थापित करते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देगा, इस प्रकार से ये फैल गया इसका साम्राज्य। ठीक है ना? इसका साम्राज्य इस तरीके से फैला देंगे हम। तो ये बन गया आपका लीवर। ये क्या बन गया? लीवर। लीवर के अंदर एक स्थापित होता है, बोलो जी क्या? लीवर में एक स्थापित होता है जिसको हम कहते हैं गेल ब्लैडर। ठीक है ना? और ये लाइन आगे चली जाती है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके।
यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित कर देते हैं यहाँ पर, पेंक्रियाज। ठीक है, तो ये क्या लीवर है, और ये क्या होता है पित्ताशय। ठीक है ना, ये हो गया पित्ताशय, और ये क्या होता है अग्नाशय। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है कुछ ग्लैंड जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ठीक है, तो ये क्या है लीवर। क्लियर हुआ। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार से क्या पाई जाती है, तो आंतर ग्रंथियां, ये आंत का ही भाग है, छोटी आंत आंतर ग्रंथियां। ठीक है, ये हो गया, छोटी आंत को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो ये हो गया, देखो भोजन यहाँ से निकला, ग्रसनी के माध्यम से अमाशय में गया, अमाशय के माध्यम से कहाँ गया, छोटी आंत के अंदर। कहाँ गया, छोटी आंत के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत से होते 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 भोजन कहाँ पर पहुंच गया, पस्ता पस्ता सिक्कम के अंदर। और ये जो भाग है अलग अलग आंत के भाग है, ये बड़ी आंत से होते होता भोजन कहाँ स्टोर हो गया, मलाशय में। और मलाशय फिर सुबह सुबह क्या हो गया, आप फ्रेश होके आते हो तो इसको बाहर निकालने का काम करते हो, नहीं मल को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या होती है, इजेशन कहलाती है। क्लियर हुआ। यानी भोजन न तो लीवर में गया, न पित्ताशय में गया, याद रखो, न पेंक्रियाज में गया, न जठर ग्रंथियों में गया। भोजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं फूड पाइप, या हम उसको बोल देते हैं गैस्ट्रिक, या हम उसको बोलते हैं जीआई ट्रैक, या एलिमेंट्री कैनाल, या पाचन नलिका। क्या बोलते हैं, पाचन नलिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा सौदा है इस प्रकार से, एक एक करके हर चीज को समझेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहला और भोजन का पता चल गया। ठीक है, पहला होता है मुख। क्या होता है मुख, यानी जिसको आप माउथ बोलते हो। क्या बोलते हो, माउथ। बक्कल केविटी का भाग है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपका एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग का मतलब, ठीक है, भोजन नलिका का शुरुआती भाग है। ठीक है, शुरुआती भाग होता है, बस इतना लिख लो काफी है। उसके बाद हमें लिखना है बक्कल केविटी। देखो, मुख्य गुहा, बक्कल केविटी। अब आ जाओ सीधे में। ठीक है ना, ये तो चीजें आपने बोले जी हम तो ये तो पढ़ के आए हैं, हमारा तो शुरुआत यहाँ से होता है। आपने तो आधा घंटा और कहीं लगा दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो करवाती। ये आधा घंटा गैप, हर टीचर को इस आधे घंटे को गैप देने की कोशिश करता है, ताकि आप है ना सीधे के सीधे यहाँ पे आ जाओ, और वो चीज़ें आपके एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें वो रह जाती है, क्योंकि पढ़ाया आपको वही जाता है जो आप चाहते हो। ठीक है ना, क्योंकि गाने वही सुनाता है कलाकार जो सुनना चाहते हो, बदमाशी के। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा अलग है, अभी हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं बस, ये बात। ठीक है, बक्कल केविटी, तो बक्कल केविटी होती क्या है, माउथ है। ठीक है, तो बक्कल केविटी के अंदर यानी ये जो हिस्सा है ना, ये जो जाड़, दांत, जीभ जिसके अंदर है, यानी ये खोखला हिस्सा। ठीक है ना, ये खोखला हिस्सा, इस खोखले हिस्से को क्या बोलते हैं, बक्कल केविटी बोलते हैं। तो बक्कल केविटी के अंदर हमें जो पाचन तंत्र से इंपॉर्टेंट बात पढ़नी होती है वो क्या पाए जाते हैं, बोले जी टीथ पाई जाती है, और यहाँ पर पाए जाते हैं आपके टंग पाई जाती है जी। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हमें दांत पढ़ने होते हैं जी, और हमें क्या पढ़ना होता है, टंग यानी जीभ। ठीक, जीभ पढ़नी होती है। इसके साथ साथ हम इससे जुड़ी होती है उसे बोल देते हैं लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड। ये साथ में ही पढ़ लेते हैं, तो ये चीजें पढ़ लेते हैं, यानी लार ग्रंथि। क्या पढ़ लेते हैं, लार ग्रंथि। अब थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझाना शुरू करूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने दिमाग को खोल के बैठिएगा, तब समझ में आएगा। मुख्य गुहा, ठीक है, भोजन का पाचन
शुरू कहाँ से हो जाता है? तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है यहाँ से। अगर हम चबाएं, ठीक है, मुख गुहा में, मुख गुहा में लार भोजन के साथ मिलती है, भोजन के साथ मिलती है, भोजन के साथ मिलती है। एक बात ये हो गई, ठीक है ना। यानी लार क्या करती है? भोजन में पाचन करती है, और मुख गुहा में केवल, मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है? मुख गुहा में पाचन होता है, ठीक है। और अब मुख गुहा में भोजन मीठा लगने का कारण जो है, अगर सही से चबाया जाए, सही से भोजन चबाया जाए, भोजन चबाया जाए, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है, का पाचन मुख में हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। चबाने पर भोजन का मीठे लगने का कारण, चबाने पर भोजन मीठा लगने का कारण, मीठा लगने का कारण कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में बदलना है, स्टार्च में बदलना है। ये चीजें अपने आप समझ में आएगी, ये नहीं अभी लिख दिया समझ में नहीं आएगा सर, ये लिख दिया सारा कुछ। हमें भोजन क्या होता है, जब भी हम चबाते हैं तो भोजन का 30% हिस्सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख के अंदर पाचित हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि द्वारा स्राव लार के अंदर क्या है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो मुख में आकर क्या है? बदल जाता है। मुख में आकर क्या है? भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है? आपके मुख के अंदर ही हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख के अंदर हो जाता है। और आप भोजन को जैसे थोड़ा थोड़ा चबाओगे ना, तो लार के द्वारा उसको कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल दिया जाता है। यानी स्टार्च में बदलता है। स्टार्च क्या होता है? मिठा होता है। सुक्रोज में बदल दिया जाता है, मिठा होता है। ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज मिठा होता है। तो भोजन मिठा लगना शुरू हो जाता है चबाने के बाद, उसका कारण है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ठीक है ना, लार के द्वारा। कितना? भोजन 30%। भोजन के पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? ठीक है ना, कहाँ से? मुख से। सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और लिख लेना, मुख में भोजन को, मुख में भोजन को बोलस कहा जाता है। भोजन को, सारी चीजें एक बार रिवीजन करवा दूंगा। बोलस कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो मुख गुहा के जो क्वेश्चन पाचन से संबंधित बन रहे थे। अब मुख के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दांत और जीभ जुड़ी हुई है। तो हम जीभ पढ़ेंगे और दांत पढ़ेंगे। दांत क्या होते हैं? दांत से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जीभ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लार ग्रंथि से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, मुख गुहा से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुख गुहा के साथ लार ग्रंथि से क्या क्वेश्चन बनते हैं? आपकी टंग जो होती है, यानी जीभ से क्या बनते हैं? और टीथ से क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, आपके दांत की शुरुआत कर लेते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? दांत, ठीक है ना। फिर टंग, और फिर वो पढ़ लेंगे। यही मोटा पार्सन है आपका। मुख गुहा के अंदर जो पार्ट है ना, सबसे मोटा पार्ट दांत ही है। पूरे पाचन तंत्र में दांत अलग से पढ़ा दिया जाए तो पाचन तंत्र छोटा सा हो जाता है। तो दांत यहाँ पढ़ ही लेते हैं आप, ठीक है ना, बाद में कहाँ पढ़ेंगे दांत। शुरुआत में दांत जो होते हैं ना, शुरुआत में दांत कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है ना। और आपके कच्चे दांत जो होते हैं, बाद में जो ये होते हैं, बाद में दांत जो होते हैं वो किससे बन जाते हैं जी? बाद में दांत जो होते हैं कैल्शियम, ठीक है ना, फॉस्फेट से बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बन जाते हैं।
ठीक है, बोलो जी दांत तो है। ठीक है, तो दांत किससे बने होते हैं? अब आपके शरीर के अंदर जो दांत है वो किससे बने होते हैं? इससे बने होते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को कहा जाता है। दांतों के डॉक्टर को कहा जाता है। ठीक है ना, दांतों के डॉक्टर। दांत कोर्टिलेज के भाग होते हैं। दांत कोर्टिलेज के भाग होते हैं, यानी उपास्थि का भाग होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? उपास्थि के भाग होते हैं। तो ये हो गया एक। तो दांत का पार्ट बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मनुष्य के दांत एक समान नहीं होते, यानी दांत अलग है, उसके बाद अलग कैनाइन, इंसिजर, 4 प्रकार के दांत, अलग अलग साइज है उनका, अलग अलग शेप है। तो शेप के आधार पे इन्हें क्या कहा जाता है? मानव के दांत हेट्रो, क्या होता है ये? मानव जो होता है वो हेट्रोडोंट होता है। क्या होता है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती होता है। विषम दंती का मतलब होता है अलग अलग साइज के दांत। तो मानव में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग, ठीक है ना, साइज के दांत पाए जाते हैं। साइज के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग साइज दांत पाए जाते हैं, तो इसे हेट्रो। होमोडोंट एक साइज के दांत हो, सबका दांतों का साइज एक ही हो, एक प्रकार के, तो उसे हम होमोडोंट कहते हैं। तो मानव कैसा है? हेट्रोडोंट। डाइफोडोंट है मानव। मानव के दांत कैसे होते हैं? डाइफोडोंट होते हैं। मतलब द्विदंती। द्विदंती का मतलब यहाँ है दो दांत नहीं है। द्विदंती का यहाँ मतलब हो गया भी मानव के जीवन काल में, जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। जीवन काल में 2 बार, डाई का मतलब दो, ठीक है ना, 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, देखो मोनो फाइव, डाइफोडोंट हो गया, मोनोफाइपोडोंट हो गया, एक बार दांत आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार दांत आते हैं तो पॉलीफाइपोडोंट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जीव अलग। तो मानो क्या है? हेट्रोडोंट है साइज के हिसाब से, डाइफोडोंट है जीवन काल में उस कितनी बार अपीयर हुए दांत है, मतलब कितनी बार? 2 बार। एक बार टेम्पोररी थे और एक बार क्या होते? परमानेंट, यानी स्थायी और अस्थायी 2 बार दांत आते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाइफोडोंट। ठीक है, इसके बाद मानव है थिकोडोंट। तीसरा क्या है? थिकोडोंट है। मानव क्या है? थिकोडोंट है। डोंट शब्द का मतलब हो गया दांत है। ठीक है, थिकोडोंट का मतलब क्या हुआ भी? कहाँ पर है, यानी वो स्थापित कहाँ पर हुए हैं, अटैचमेंट उसकी किसके साथ है। तो अगर सीधी अटैचमेंट होती है, कई जानवर ऐसे होते हैं जो ऊपर दांत होते हैं, किसी हड्डियों के साथ भी दांत जुड़े होते हैं, किसी के मसूड़े के अंदर। हमारे दांत हड्डियों के साथ कनेक्ट नहीं है, हमारे दांत किसके? मसूड़ों के साथ कनेक्ट है। तो हम इसको कहते हैं थिकोडोंट। यानी मानव के दांत, दांत गम्स जो होते हैं, दांत मसूड़ों के साथ, मसूड़ों में घुसे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं थिकोडोंट। तो मानो थिकोडोंट है, दांत कहाँ पर है, उसके आधार पर डाइफोडोंट दांत कितनी बार आते हैं, और मानो हेट्रोडोंट है विषुवदंती है, क्योंकि दांत कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बहुत कुछ है दांतों के बारे में आपके लिए। ठीक है, दांत के भाग, दांत के भाग, पार्ट ऑफ टीथ। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि चलो वाइट वाइट बना देते हैं। ऐसा दांत है मान लो आपका, चलो इधर इधर मैं दांत ही बना देता हूँ। तेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है,
मेरी जिंदगी में तुम किस बात की कमी है। ये हो गया आपका दांत भाई। ठीक है, ये दांत हो गया। अब इस दांत की को थोड़ी थोड़ी अलग अलग बात करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर क्या होते हैं, बोलो जी मसूड़े होते हैं। इस प्रकार से आपका मसूड़ा फैला होगा। यहाँ से भी आपका क्या होगा, इसके साथ साथ में मसूड़ा फैला होगा, तो ये मसूड़ा हो गया। ठीक है। इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, इस प्रकार की एक परत चढ़ी होती है। दांत के ऊपर एक परत होती है। ये लो जी, परत बना दी अपन ने, परत बना दी, 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 परत। ये परत 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 परत। ठीक है। अब हमने बना दिया इसके अंदर एक और भाग। ये लो जी, ये बना दिया। ठीक है। अब क्या होता है, अभी यहां से आपको देखने को मिलती है कुछ रिवेजल्स, यानी ये लो, ये नलिकाएं। ठीक है, ये बना दी। तो ये जो भाग होता है दांत का, ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, ठीक है, ये दांत हो गया, दांत बन गया। ठीक है। तो इस भाग को हमने क्या कह दिया, बोलो जी, आपने कह दिया मसूड़ा। ये क्या होता है, ये लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मसूड़ा है। ठीक है, ये मसूड़ा है। एक एक को अलग अलग से लिखेंगे, टेंशन ना लो। ऊपर वाला भाग होता है इनामल। दांत का ऊपर वाला भाग क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है ना, इनेमल होता है। ये जो भाग है बीच वाला, इसको हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है। ये भाग जो है वो पल्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पल्प कहलाता है। क्लियर है। और जो यहाँ पर मसूड़ों के अंदर घुसा हुआ भाग है, उसे सीमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटम कहते हैं। तो दांत के भाग है सीमेंटम। ठीक है। और ये क्या होते हैं, गम्स होते हैं, यानी मसूड़े होते हैं। गम्स यानी मसूड़े होते हैं। ठीक है। इनको हम रूट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, रूट कहलाती है। दांतों की जड़ें कहलाती है। ठीक है। तो ये दांतों के भाग है जो आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया बात। ठीक। यानी दांत है, दांत का इनेमल भाग होता है, डेंटाइन, सीमेंटम, गम्स और रूट। एक एक को अलग अलग तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हो। ऊपर वाली परत इनेमल, उसके नीचे वाला भाग डेंटाइन, उसके अंदर का भाग पल्प। यानी इसके अंदर क्या है, ब्लड वेजल्स या नर्व जो होती है, आपकी नर्वस सिस्टम का जो नर्व जुड़ी होती है, यानी तंत्रिकाएं होती है, उनसे मिलकर बनती है रूट। ठीक है। कि आरसीटी करवाते हैं ना आप। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इनामल से। ठीक है। दांत का या शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग जो होता है इनेमल होता है। ठीक है ना। ये क्या है, दांत की ऊपरी परत है। दांत की ऊपरी चीकनी परत है, चीकनी परत है। ठीक है। इसे क्राउन ऑफ टीथ, यानी क्राउन ऑफ टीथ यानी दांत का ताज कहा जाता है। दांत का ताज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्राउन ऑफ टीथ या दांत का ताज कहा जाता है। जो हमारे शरीर का या दांतों का सबसे कठोर भाग है वो इनामल होता है। जो क्या होती है, ऊपरी परत होती है, जो चिकनी रहती है। अगर ये परत खुरदरी हो गई, आपने दांत साफ करवा लिए और करवा लिया, खुरदरी होने के बाद दांत अंदर से क्या होना शुरू हो जाएंगे, पीले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है। दूसरा भाग आपका डेंटाइन, कुछ नहीं पूछा जाता, अंदर का भाग है। ठीक है ना, दांत के अंदर का भाग है। ठीक है। पलप, पलप जो होता है उसे बोलते हैं आप दांत का वह भाग, दांत का वह भाग
जहां रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। क्या होती है? रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। ठीक है ना, यानी रूट जहां से निकल रही है। आगे आगे आपका सीमेंटम, ठीक है ना, मसूड़ों के अंदर का भाग सीमेंटम। ठीक है, मसूड़े गम्स के अंदर का भाग, मसूड़े के अंदर का भाग। ठीक है, ये होता है। एक क्वेश्चन और आ गया आपका, ये क्या होता है? रूट का मतलब क्या है यहाँ पे? तो रूट क्या होती है? बोलो रूट होती है जी, ठीक है, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं प्लस आपकी तंत्रिकाएं से मिलकर बनी होती है, क्या है? रूट मिली होती है। तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बनी होती है? रूट बनी होती है, उसे रूट कहते हैं। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे? रूट का मतलब ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है? जब दांत दर्द करने लग जाता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो रूट को काट दिया जाता है, आरसीटी बोलते हैं। ये काट दिया जाएगा तो इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, और न ही आपके नर्वस सिस्टम से ये जुड़ा होगा दांत, तो जिसके कारण आपके मतलब आप कुछ खाओगे तो सेंसेशन नहीं होगा और दर्द नहीं होता है। ठीक है ना। आरसीटी में क्या होता है? इन जड़ों को काट दिया जाता है। जड़ों का मतलब क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं और तंत्रिका तंत्र की इसके अंदर तंत्रिकाएं हैं, जिसे काट कर क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, जिसके कारण इस दांत के अंदर अब सेंसेशन नहीं रहती है और ब्लड वेजल का कोई भी रक्त का कनेक्शन हट जाता है और दिमाग का कनेक्शन हट जाता है, जिसके कारण आपको दर्द नहीं होता। तो आरसीटी में ये किया जाता है। इनामल क्या होता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाग के में। इनामल जो होता है ये, उसे क्या कहते हैं? दंत वलक भी कहते हैं शायद, दंत वलक हिंदी में। ठीक है, दांत की ऊपरी चिकनी परत होती है जो क्राउन टीथ कहलाती है और सबसे कठोरतम भाग है हमारे शरीर का। ठीक है, तो दांत तो हो गए, खत्म नहीं हुए दांत, कहीं बहम में रह गए हो? दांत तो चलेगा अभी तक आधा घंटा और। मतलब ये ऐसे ना किया करो आप, थोड़ा है ना, भाग जाएंगे हम, है ना, भाग जाया करो भैया, लेकिन कंटेंट पूरा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्लास बंद ही कर देंगे। क्लियर है? तो ये होता है सीमेंट। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। दांत, अभी तो दांत कहाँ खत्म हुए हैं। ठीक है, टेम्परेरी टीथ और दांत जो होते हैं, दांत मनुष्य के दो बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? दो बार। एक को बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ, टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं, और एक को बोलते हैं हम परमानेंट टीथ, टीथ। ठीक है, देखो, यानी ये होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और ये होते हैं स्थायी दांत। क्लियर हो गई बात? अस्थायी दांत जो बचपन में सबसे पहले आते हैं अस्थायी दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या आपसे पूछे तो आप कहोगे जी 20 होती है। कितनी होती है? 20 संख्या होती है। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांत किसे कहा जाता है? अस्थायी दांतों को कहा जाता है। अस्थायी दांत को दूध के दांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बचपन में आते हैं। और कब आते हैं? ये आते हैं आपके जब आप 6 महीने के हो जाते हो, और 6 महीने से लेकर 24 महीने तक ये दांत रहते हैं। ठीक है ना, 24 महीने तक, यानी 2 साल तक ये दांत होते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है। कच्चे होते हैं, तो आप लिख सकते हो इस बात को, अगर लिखना चाहो तो यह ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, से बने होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? उससे बने होते हैं, डेसिडियोस होते हैं, यानी ये कमजोर दांत होते हैं, ये कमजोर डेसिडियोस दांत होते हैं, यानी कमजोर दांत होते हैं। ठीक है, यानी बचपन के दांत, 24 महीने तक आने वाले दांत, दूध के दांत, संख्या 20 होती है जी। ठीक है, और इन दांतों में एक बात नोट करके, प्रीमोलर नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता? प्रीमोलर नहीं पाए जाते, नहीं
पाए जाते हैं। ठीक है ना। टीथ फॉर्मूला आगे बताएंगे आपको, है ना। परमानेंट टीथ की बात करें तो यह कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। साथ साथ में याद हो जाएगा, दो दो तीन तीन बार। ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। 2 साल के बाद आने वाले दांत हैं। 2 साल की उम्र के बाद आते हैं। ये मजबूत होते हैं और इनकी संख्या संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32 ही तोड़ दूंगा, कहते हैं ना 32। तो दांत की संख्या कितनी होती है? 32। परमानेंट टीथ यानी 2 साल के बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? मजबूत दांत भी कहते हैं। वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है ना। और आपके 2 साल यानी 18 साल तक इनकी संख्या लगभग 28 हो जाती है। ठीक है। और 18 से 21 साल में 21 साल की उम्र में इनकी संख्या 4 नए दांत आते हैं जिन्हें अक्कल जाड़ या विजडम टीथ या अक्कल दांत या बुद्धि दांत दांत कहा जाता है। यानी 21 के बाद बूढ़े बुजुर्ग कहते थे बुद्धि आनी बंद हो जाती है क्योंकि अक्कल जाड़ आ जाती है। ठीक है ना। तो विजडम टीथ कहा जाता है इनको। यानी वो किस उम्र में आते हैं? 18 से 21 की उम्र में। ठीक है। और विजडम टीथ जो होते हैं, विजडम टीथ, उनकी लास्ट वाले जो आते हैं ना, अक्कल जाड़ जिसको बोलते हो आप, विजडम टीथ क्या होते हैं? अवशेषी अंग हैं। ये फालतू के होते हैं। कई बार तो ये आते हैं इस तरीके से, बहुत तंग करते हैं। ठीक है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ये हमारे काम के नहीं होते। ठीक है ना। तो अवशेषी अंग होते हैं। क्लियर हो गया। तो परमानेंट टीथ, तो इनकी संख्या कितनी होती है आपको पता चल गया होगा, 32 होती है। और ये 2 साल के बाद आते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक। लिखो फिर आगे। दांत का फार्मूला। ठीक है। दांत का फार्मूला। अब दांत जो होते हैं, दांत के प्रकार लिख लो पहले। दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं देखो आपको मैं बताऊं। ठीक है। ये बना दिया जबड़ा, और जबड़े में दांत सजा देते हैं। देखो, एक तो तिक्का तिक्का दांत यहाँ पे होता है, आपने देखा होगा। उसके बीच में आपके 4 दांत होते हैं इस तरीके से। 2 इधर हो गए। उसके बाद में थोड़े से दांत इस शेप में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके दांत हो जाते हैं इस शेप में। ये लो। तो ये दांत का फार्मूला हो गया। ठीक है। तो ये जो दांत होते हैं ना, पहले वाले दांत कहलाते हैं इनसीजर। ठीक है। यानी इसको बोलते हैं कृंतक। ये जो तिखे दांत है ना आपके, जो तिखे दांत है, कुत्ते जैसे दांत है, इनको बोलते हैं आपके केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन, यानी रदनक। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यहाँ पर जो दांत होंगे तिखे दांतों के बाद, उनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक। क्या बोलते हैं उनको? अगर चवर्णक। ठीक है ना। और ये जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं मोलर यानी चवर्णक। ठीक है। क्या बोलते हैं? चवर्णक। ठीक है। तो दांत कितने प्रकार के हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अगर चवर्णक। अगर चवर्णक मान लो पहले दांत,
कृंतक। उसके बाद तिखे तिखे दांत क्या होते हैं, रदनक। उसके बाद आपकी छोटी जाड़ जिसको हम अगर चवर्णक कहते हैं, और उसके बाद बड़ी जाड़ जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं। तो कौन कौन से क्या काम करते हैं ये भी बात यहाँ पे ही लिखा देता हूं मैं। चवर्णक क्या करता है, जैसे आप जुगाड़ी करते हो तो ये पीसने का काम करते हैं। तो स्वीमिंग में ग्राइंडिंग बोलते हैं इसको, यानी ये चबाने के काम आते हैं। भोजन को क्या करते हैं, चबाने के काम आते हैं। ठीक है, चबाने का काम करते हैं, बोले ठीक है। अगर चवर्णक भी सेम काम करते हैं, ये भी चबाने और पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का, मिलाने का काम करते हैं। रदनक जो होते हैं तिखे होते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, कुत्ते की तरह ना, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। केनाइन का मतलब होता है कुत्ते जैसा, ठीक है ना। तो केनाइन कुत्ता, केनाइन कुत्ता, कुत्ते जैसे दांत, यानी चीरने फाड़ने के लिए, कुत्ता जैसे ऐसे करके। कोई भी चीरते फाड़ते हैं हम, गन्ना, गन्ना जो होता है उसको चीरते हैं ऊपर वाला छिलका, तो हम किस दांत का पूरा टेढ़ा करके लेते हैं ना, तो वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं ना, उतारने के लिए, छिलका उतारने के लिए, मांस को पाड़ने के लिए। और इनसीजर काटने के लिए। जब भी आपने डोसा खाया होगा या बर्गर खाया होगा, या आपने रोटी खेत में बैठ के चीनी मिला के खाई होगी, ठीक है ना, रोटी भी खा लेते हैं ना चीनी या चटनी मिला के, तो वो खाइए, तो वो भी हम क्या करते हैं, ऐसे अगले दांतों का प्रयोग करते हैं जिन्हें चौके वाले दांत कहते हैं। तो वो है कृंतक, यानी ये कृंतक काटने, कृंतक काटने के काम आते हैं। तो कृंतक क्या आते हैं, काटने का काम करते हैं। तो समझ में आई बात। चवर्णक चबाने, चवर्णक चबाने, ठीक है ना। अगर चवर्णक चबाने, रदनक चीरने फाड़ने के काम आते। केनाइन, केनाइन चीरने फाड़ने, कृंतक काटने, कृंतक काटने, कृंतक काटने, रदनक चीरने फाड़ने, ये वाले दांत। संख्या कितनी होती है अब बताएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना दांत, इनका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, टीथ फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं टीथ फॉर्मूले में बात करूं, अस्थायी टेम्पोररी टीथ की, अस्थायी दांत आए हुए क्वेश्चन है। अस्थायी दांत का फार्मूला होता है 2102, क्या होता है 2102, ठीक है ना। 2102 का मतलब यहाँ क्या है जी, ठीक है, 2102 का मतलब यहाँ पे क्या है जी, ये लो, देखो पहले लिख देता हूँ मैं, आई लिख देता हूँ इनसीजर, उसके बाद सी कैनाइन, फिर पी से प्रीमोलर, और उसके बाद है मोलर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो पहला दांत जो है इनसीजर वो 2 है, कैनाइन जो है उसका फार्मूले में 1 आता है, और प्रीमोलर में 0 आता है जब अस्थायी दांत टेम्पोररी टीथ की बात करते हैं, और प्रीमोलर के अंदर, मोलर के अंदर क्या आता है, 2 आता है, 2102। यानी अस्थायी दांत जो होते हैं वो 2102 होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, 2102 होते हैं। बोले 2102 से क्या मतलब बना, जबाड़े कितने हैं आपके, जबाड़े कितने हैं, बोले जी 2 जबड़े हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ठीक है ना। तो जितने दांत नीचे पाए जाते हैं उतने ही ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे जितने दांत पाए जाते हैं जबड़े में, उतने ही ऊपरले जबड़े में पाए जाते हैं। तो नीचे वाले जबड़े में कितने दांत है भी, ये कह रहा है, ये 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2102 का मतलब क्या है, ठीक है। इसको जब हम 4 से गुणा करेंगे भी, 2 ऊपर वाले और नीचे वाले 2 से गुणा करेंगे, 4 से जब हम गुणा करेंगे तो ये इनकी संख्या टोटल आ जाएगी। कैसे, देखो जब हम इसको 4 से गुणा करते हैं तो हमें पता चलता है भी ये कितने दांत है, 4 दूनी 8, यानी इन सीजर दांत कितने होते हैं, तो आप कहोगे 8 संख्या, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। जब इसको 4 से गुणा करते हैं तो हमें पता चलता है भी कैनाइन कितने दांत है, बोलो 4, 2 नीचे 2 ऊपर, तिखे तिखे 2 नीचे होते हैं, तिखे तिखे 2 ऊपर होते हैं, तो 4। आंगली लगा के याद कर लेना यार, ये मतलब 4 से गुणा करते हैं तो 0, और 4 दूनी 8, यानी मोलर कितने होते हैं 8, 8 और 8 16, और 4 20।
हमने यहाँ पर क्या लिखा, दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। प्रीमोलर अस्थाई में नहीं पाए जाते, अगर चौर्णक है नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या 0 है तो इसका मतलब नहीं पाए जाते। कौन से दांत अस्थाई दांत में नहीं होते, तो आप कहोगे जी ये नहीं होते। अस्थाई दांत के अंदर अगर चौर्णक की संख्या 0, चौर्णक की संख्या 8, इनसिजर की संख्या 8, केनाइन की संख्या 4, तो ये तो हो गया जी, हो जाएगा। इनसिजर कितने हैं, ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गई संख्या 4 से गुणा करने पर। अब आते हैं स्थाई दांत। कौन से दांत है, परमानेंट टीथ, स्थाई दांत की बात करते हैं, ठीक है। तो वही सेम का सेम फंडा यहाँ पे है। ये लो, क्या है इंसीजर, क्या है केनाइन, फिर कौन से हैं प्रीमोलर, और उसके बाद क्या है मोलर। फार्मूला क्या है, 21 23, 21 23, ठीक है। 4 से जब गुणा करेंगे तो संख्या क्या आई, 8। 4 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, और 4 तिये 12, 12 8 20, 20 और 12 32, कितने हो गए 32। आपसे पूछ ले, देखो यहाँ मोलर 8 है, यहाँ पर है 12 है। अस्थाई दांत में प्रीमोलर की संख्या यानी चौर्णक की संख्या 12 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है। ये दोनों सेम के सेम है, ये दोनों सेम के सेम है, ठीक है। तो ये ICPM यानी 21 23 फार्मूला याद करना है, 8 4 8 है 12 याद करना है। तो 32 दांतों की संख्या हो गई, क्या हो गई, 32 दांतों की संख्या हो गई, ठीक है। हो जाएगा या नहीं होगा, ये दांत कंप्लीट हो गए आपके, है ना। दांत क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यानी टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, यानी टाइम क्या हो गया, चलो चलते हैं। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं जी, यानी परमानेंट टीथ जो स्थाई दांत होते हैं जी। एक बार पढ़ो, दोबारा रिवाइज करो, नहीं तो फंडा फंस जाता है। दूध के दांत कितने बाद आते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं जी, 24 महीने तक रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ये कमजोर दांत होते हैं। प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक नहीं पाए जाते, इसमें अगर है चवर्णक है नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर पूछे आपसे भी चवर्णक की संख्या कितनी है, तो 8 होती है। प्रीमोलर की 0, केनाइन की 4, इनसीजर की 8। इनसीजर 2 फार्मूले में आया तो 8, केनाइन की 4, यानी ये दोनों सेम है। संख्या कहाँ बदली, यहाँ बदली। ये क्या हो गए, 8 से 12 हो गए, यानी 4 अक्कल जाड़ और आ गई, 4 अक्कल जाड़ और आ गई, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। और यहाँ पर नए दांत कितने आ गए, 8 ये आ गए, 8 और 12 दांत नए आ गए, यानी 20 दांत आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो एक बार ही आते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, एक बार ही आते हैं, क्लियर हुआ। यानी 8 तो यहाँ पे एक बार आते हैं और 4 एक बार यहाँ आते हैं, 8 और 4 12, और 12, ठीक है, ये दांत है 2 बार आ जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया, तो कंप्लीट, ठीक है। दांत के 2 रोग होते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, साइंस गुरु बलवंत नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए वहाँ पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, ताकि आपको अगला लेक्चर, 2 लेक्चर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर लंबा रहता है लेकिन उसके अंदर कंटेंट भरपूर रहता है, इसलिए इसको लंबा बनाया जाता है ताकि आपको समझाया जा सके, है ना। क्या किया जा सके, समझाया जा सके, टिंगलिंग लिंग 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 करके आपको समझाया जा सके, है ना। टन 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 टन, बस कंटेंट को ऐसे कर देना, कंटेंट को हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे जी, ठीक है। आइए, दांत के कुछ रोग होते हैं जी, ठीक है ना।
दांत के कुछ रोग होते हैं जी। लास्ट में सारे क्वेश्चन अलग से करवा देता हूँ मैं। दांत के कुछ रोग होते हैं जी, जो रोग आपसे पूछ लिए जाते हैं जी। बोले जी कौन कौन से रोग होते हैं जी। एक होता है फ्लूरोसिस। एक कौन सा होता है, फ्लूरोसिस। यहाँ पर आपको फालतू बातें नहीं की जाती, बस कंटेंट दिया जाता है। क्या होता है, फ्लूरोसिस। ठीक है। और इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर आएगा, और इस लेक्चर अगला लेक्चर आने के बाद देखेंगे भी आपका रिस्पांस क्या है, आपने कितना शेयर किया, लाइक किया। उसके बाद नहीं तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, वहाँ आपको फायदा हो जाएगा फिर, है ना। फ्लूरोसिस, फ्लूरोसिस क्या होता है, फिर इसको क्या करेंगे भी, इतना तो हो गया, ठीक है भी, पता चल गया। और पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर क्या करेंगे, न पढ़ने वाले तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, पढ़ने वाले फिर दो पैसे दे के जाएंगे ना, क्योंकि आपने शेयर नहीं किया तो इसकी सज़ा हो जाती है, सपोर्ट नहीं किया तो इसकी सज़ा फिर वही मिलती है। आना पड़े ही पड़ेगा, जब आपको कंटेंट नज़र आ गया तो आपको आना पड़ेगा, फिर ऐप पे आओगे। फिर वहाँ संख्या कम होगी, लेकिन संख्या कम होगी तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ दे के जाओगे। हम्म, फिर यही उम्मीद लगा के चलते हैं आप भी, है ना। फ्लोरोसिस यानी एक्सप्लोजर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की मात्रा जब बढ़ जाती है, बढ़ने पर एक रोग हो जाता है जिसको हम फ्लूरोसिस कहते हैं। ठीक है ना, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से दांतों में रोग होता है, यानी ऊपर वाली जो परत होती है ना इनामल, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और दांत क्या हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दांतों का रंग येलो कलर हो जाता है, दांतों का रंग पीला हो जाता है, तो उसे फ्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है ना, कई बार हम नल का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, जमीन से निकला हुआ पानी पीते हैं, तो जमीन के अंदर क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन की मात्रा उसमें अधिक होने के कारण, फ्लोरीन जो होती है आपकी, ठीक है ना, फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है भी, जल नल का पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोरीन ज़्यादा है, तो दांत खराब होते हुए नजर आते हैं हमें, यानी ऊपर वाली परत जो है घिस जाती है, और उसके बाद दांत क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जब फ्लोरीन के कारण, क्योंकि नल के पानी के अंदर, जमीन के पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई जाए तो। ठीक है, नहर के पानी से नहीं होता, आपने देखा भी होगा, जब कोई भी ट्यूबवेल या नल का पानी जहाँ पर नहर के पानी का सोर्स नहीं है, उनके दांत क्या हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं और पीले पीले हो जाते हैं, वो कारण यही है। ठीक, दूसरा एक रोग होता है पायरियो। ठीक है ना, तो दूसरा कौन सा रोग होता है, पायरिया। कौन सा रोग होता है, पायरिया। ठीक है, तो पहली बात तो पायरिया रोग होता है किससे संबंधित, हो आपको पता करना है, दांतों से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन आता है, दांतों से पायरिया रोग का संबंध है। ठीक है, होता किससे है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, से होने वाला रोग है। ठीक है, दांतों में, और इसके अंदर होता है क्या है, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून, ब्लीडिंग इन गम, यानी मसूड़ों से खून बहना लग जाता है, तो वो किस रोग की पहचान है, तो आप कहोगे लगातार खून बहता रहता है, लाल लाल दिखाई देते हैं, तो पायरिया। तो पायरिया दांतों से संबंधित है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मसूड़ों से क्या है, गम्स के अंदर जो है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जड़ें कमजोर हो जाती है, और दर्दनाक होता है ये। जिंजीवेलस, जिंजीवेलिस, यह भी किसका रोग है, दांतों का रोग है। पायरिया के बाद की कंडीशन मानी जाती है, दांतों का रोग होता है, बस इतना याद कर लो, दांतों का रोग होता है। पायरिया के बाद की कंडीशन है, इसके अंदर भी क्या होती है, दांतों के अंदर झंझनाहट सी महसूस होती है, मतलब झंझनाहट सी महसूस होती है, जैसे आप कच्चा आम खा लेते हैं उसके बाद होती है ना, ऐसी महसूस होती है जिंजीवेलस के अंदर। तो पायरिया के बाद की कंडीशन को जिंजीवेलस कहते हैं। इसके बाद आपका आता है
नया टॉपिक जिसका नाम है जीभ, जिसको आप जीवा भी कहते हो या टंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंग कहा जाता है। ठीक है, जीभ। तो जीभ क्या है? तो आप कहोगे जी एक मस्कुलर यानी पेशीय अंग है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। कहते हैं ना बिना जीभ, बिना हड्डी की जीभ, कुछ भी बोल देती है। ये पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हड्डी नहीं पाई जाती। दूसरी बात, यह सेंसरी ऑर्गन है, यानी यह एक ज्ञान इंद्री है। क्या है? ज्ञान इंद्री है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां पाई जाती है, तो ये सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये क्या करती है? यह स्वाद को पहचानने का काम करती है, स्वाद को पहचानती है। ठीक है, स्वाद को पहचानने के नाम पे इसके अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है इसमें, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, और स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, वो स्वाद कलिकाएं क्या करती है? स्वाद पहचानती है, स्वाद पहचानती है। तो स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? स्वाद को पहचानने का काम कौन करती है? ठीक है, तो ये करती है। जीभ जो है, इसका कार्य क्या है? तो आप कहोगे जी स्वाद को पहचानना, स्वाद पहचानना। ठीक है, दूसरा ये बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। तीसरा ये चबाने में सहायता करती है, भोजन को चबाने में सहायता करती है। चौथा ये क्या करती है? ठीक है ना, दांतों को साफ बनाए रखती है, दांतों को साफ रखती है। ठीक है, तो जीभ जो है, जीभ के अंदर क्या है? टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद पर जीभ पे जब भी आप कुछ रखते हो तो आपको जीभ से ही स्वाद पता चलता है, जीभ के बिना बोलना संभव नहीं है। जीभ के बिना दांत साफ नहीं रहते अंदर वाले भाग से, क्योंकि ये टच करती है। और मुख को क्या है? मुख के अंदर नमी बनाए रखना भी काम है इसका, लार का होता है। क्लियर? तो ये मुख के अंदर क्या करती है? स्वाद पहचानती है, चबाने में भोजन को इधर से इधर, इधर से इधर लेके चला, इस झाड़ से इस झाड़, इस झाड़ से इस झाड़ पर लेके चली जाती है, अलग अलग दांतों पे लेके जाती है, तो ये सहायता करती है, चबाने का काम करती है। ठीक है ना, चबाने में सहायता करती है, दांतों को साफ रखती है और स्वाद पहचानती है। स्वाद पहचानने के नाम, जीभ जो होती है ना, महिलाओं की ज्यादा लंबी होती है, आपने सुना भी होगा, ये मजाक वाली बात नहीं है। महिलाओं की जीभ जो होती है वो लंबी होती है पुरुषों की तुलना में। क्योंकि पुरुषों की तुलना में लंबी होने का कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर महिलाओं में स्वाद पहचानने की कला जो है वो पुरुषों से ज्यादा होती है, यानी टेस्ट बड्स ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स ज्यादा पाए जाते हैं, उसके कारण महिलाओं की जीभ लंबी होती है। बोलने का मतलब नहीं है ये भी आप सोचते हो भी लंबी होती है इसलिए बोधा ज्यादा बोलती है तब लंबी होती है, ना 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 ना। ज्यादा काम बोलती है महिलाएं, ज्यादा बोलती नहीं है। महिलाएं ज्यादा का मतलब है लंबी होने का कारण है इसमें टेस्ट बड्स ज्यादा है, और टेस्ट बड्स जब ज्यादा होंगे, ठीक है, तो जगह ज्यादा घेरेगी, और ज्यादा घेरेगी तो उसमें लंबी जीभ की आवश्यकता होगी। ये लो जी। तो इसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो इस प्रकार से स्वाद को पहचानने का काम करती है। तो ये लिख बना दी मैंने जीभ। ये हम बना देते हैं जीभ। ठीक, अब जीभ के अंदर 4 हिस्सों में जीभ को बांट देते हैं आप। एक हिस्सा तो हमने बांट दिया ये, ठीक है ना, एक हिस्सा तो बांट दिया ये तो जीभ का हिस्सा है, पीछे वाला भाग बना दिया ये। ठीक है, क्लियर है? दूसरा भाग बना दिया अपने ये। ठीक है, ये कौन सा भाग है? आगे वाला भाग है। ठीक है, ये आगे वाला भाग है। एक हिस्सा यहाँ पे बना देते हैं आप, और एक हिस्सा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बच गया हिस्सा बीच का।
ये लो, ठीक। तो पीछे का हिस्सा आपसे पूछेगा, ये पश्च भाग है, ये कौन सा भाग है, पश्च भाग है। तो पश्च हिस्सा जो है किसको पहचानता है, दांत के पश्च का हिस्सा जो दांत जीभ है उसके पश्च का हिस्सा किसको पहचानने का काम करता है, तो आप कहोगे कड़वा। क्या पहचानता है ये, बिटर यानी कड़वा पहचानने का काम करता है। तो दांत का पश्च भाग यानी पीछे का भाग किसको पहचानता है, तो कहोगे कड़वा पहचानता है। किसको पहचानता है, कड़वा पहचानता है, ठीक है। आप कहोगे साइड वाला भाग किसको पहचानता है, तो आप कहोगे जी खट्टा। साइड वाला भाग किसको पहचानता है, खट्टे को, तो खट्टा। तो दांत के सोर जो होता है उसको हम खट्टा कहते हैं, ठीक है। तो दांत का ये हिस्सा जो है किसको पहचानने का काम करेगा, खट्टे को पहचानने का काम करेगा। आगे जो दांत का चोंच होती है ना वो किसको पहचानेगी, मिठा। दांत के आगे वाली चोंच किसको पहचानती है, ठीक है। तो ये मिठा पहचानती है, किसको पहचानती है, मिठा, ठीक है ना। यानी आपका स्वीट जो होता है, मिठा जो होता है उसको, जीभ जैसे भी चाय चेक करते हो आप चोंच से निकालते हैं ना, घर जाके चेक कर लेना, ये तो आप पता चल जाएगा। और बीच वाला सोल्टी जो होता है यानी ये नमकीन भाग को पहचानता है, नमकीन। तो ये किसको पहचानता है, नमकीन को, ठीक है। तो ये भाग कौन सा है, मध्य भाग किसको पहचानता है, तो नमकीन को। पार्श्व यानी ये पार्श्व भाग है, साइड वाला भाग किसको पहचानता है, ये भी पार्श्व हो गया, यानी साइड वाला भाग किसको पहचानता है, खट्टे को, ठीक है ना। अगर भाग है किसको पहचानता है, तो आप कहोगे मिठे को। और आपको ये कह दे भी पश्च भाग जो होता है वो किसको पहचानता है, पश्च भाग किसको पहचानता है, तो कड़वे को पहचानने का काम करता है। तो जीभ खत्म, ठीक है। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, जो एक ज्ञान करवाती है हमें किसी भी सेंस का, यानी हमें स्वाद को पहचानने में मदद करने वाली एक अंग है जिसको हम जीभ कहते हैं। जीभ बोलने और आपके खाना खाने में सहायता करती है, ठीक है। भोजन को मिलाने में इसका काम क्या है, ये क्या है, तो लिख लो, भोजन को लार के साथ, लार के साथ मिलाने में सहायता करती है, ठीक है ना, सहायता करती है। एक बार आज जैसे आप थ्योरी पढ़ लो, मान लो थ्योरी को पूरे डिटेल से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा और आप आसान हो जाएगा। उसके बाद आप क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर लगभग आपका 25 से 30 घंटे में, लास्ट 25 से 30 घंटे में आप पूरी बायोलॉजी की थ्योरी को रगड़ देंगे, ठीक है ना। फिर उसके अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें काट दी जाती है जब कोर्स होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें यहाँ से बताई जाएगी जीभ की, क्योंकि ये बातें आपको याद हो गई होगी, ये तो याद होने वाली बातें हैं अपने आप। यानी क्रैश कोर्स के अंदर फिर यहाँ पे पेशी आएंगे, ज्ञानेंद्रिय स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठंडा मीठा खट्टा यहाँ से पहचानती है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दांत के अंदर भी हम मेन चीज़ को करेंगे, यानी 5-7 मिनट में दांत कर लेंगे। तो ये लेक्चर लगभग 20-25 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पाचन तंत्र आपको पॉइंट निकाल निकाल के क्रैश कोर्स के अंदर जब दिया जाएगा पेपर के पास में, उसके बाद आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अब एक बार आप थ्योरी एक बार डिटेल से पढ़ लो ताकि मज़ा आ जाए, क्योंकि पहले भी आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी इसी तरीके से किया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन की पूरी थ्योरी करवाई पहले 100-150 घंटे में, उसके बाद में उसको एक निचोड़ के उसको 35 घंटे के अंदर पूरा डाटा पूरा का पूरा करवा दिया गया। तो उसके अंदर कंटेंट में कमी नहीं थी, समझाने वाली चीज़ें थी उनको काट दिया गया, क्योंकि आप समझ चुके हो, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ के आप समझ चुके हो, चाहे कहीं से आपने समझा बात को, तो समझाने वाला टाइम कट हो जाता है। तो इसके बाद में थ्योरी बचती है फिर, मतलब चौथे हिस्से की, ठीक है ना। चौथे हिस्से की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो दिमाग में फिट करनी होती है। तो ये आज का लेक्चर था। दांत भी हो गए आपके, और ये हो गए, क्या हो गए, दांत और जीभ, बक्कल कैविटी, आपने जो जो चीज़ें समझी वो। और अगले लेक्चर के अंदर आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पाचन तंत्र अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही है, ड्यूटी का टाइम हो चुका है तो हम निकलेंगे भाई, ठीक है ना, 1:30 बज चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी मिले और जल्द आपका एक सिलेक्शन हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो। और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आई और लास्ट तक वीडियो ने किसी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भी सर मैंने देखा है, क्योंकि आप में कितनी किस में हिम्मत है ये देखते हैं हम लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, ठीक है।
ना ना